अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था जो था पल्स थेरेपी फॉर यंग परमानेंटली, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि पल्स थेरेपी क्या होती है। और हमने चुटकी एंड नॉर्मली थोड़ी सी डिस्कस की। फिर हमने पल्स थेरेपी के बारे में पढ़ा कि पल्स थेरेपी में हमारे पास कौन सी थेरेपीज इंक्लूडेड है, जिसमें हमारे पास इनडायरेक्ट पल्स कैपिंग थी और डायरेक्ट पल्स कैपिंग थी। इनडायरेक्ट पल्स कैपिंग हमने स्टार्ट कर ली थी कि हमारे पास इनडायरेक्ट पल्स कैपिंग में क्या होता है। तो इनडायरेक्ट पल्स कैपिंग के ऑब्जेक्टिव्स और उसका थोड़ा सा मेथड मैंने बता दिया था। प्रोसीजर में ये था कि हमने इनडायरेक्टली पल्स को कैप करना है थ्रू एनी बायोकम्पेटेबल मटेरियल, ठीक है, ताकि हमारा। और दूसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि हमारे पास टर्शी डेंटिन की फॉर्मेशन हो जाती है। रेपरेटरी डेंटिन का जो मैकेनिज्म है वो हमने स्टार्ट करना था। तो हमारे पास जो उसके रेफर पॉइंट्स थे कि इसकी प्रोग्नोसिस सक्सेसफुल क्यों है। हम डिसइंफेक्शन करेंगे, हम हमारे पास ये फ्यूचर की जो आगे जो बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे उसकी नीड को एलिमिनेट कर देता है, पेशेंट को डायरेक्टली कंफर्ट जोन दे देता है और हमारे पास रैम्पेंट केसेस भी स्टॉप हो जाते हैं। हमने डायग्नोस्टिक डाटा भी पढ़ लिया था कि हमारे पास पेन जो है वो टॉलेबल और डल हो, आप क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, देख लेंगे, परकशन कर लेंगे। हम रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन भी देख सकते हैं और क्लिनिकल प्रोसीजर्स की बात कर हमारे पास आ रही थी। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास इनडायरेक्ट पल्स कैपिंग है, जिसमें हमारे पास जो क्लिनिकल प्रोसीजर है वो हमारे पास 2 स्टेप्स और सिंगल स्टेप में अवेलेबल है। यानी आप इनडायरेक्ट पल्स कैपिंग पेशेंट के लिए एक विजिट में भी कर सकते हैं और 2 विजिट्स में भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमने इसको सिंगल स्टेप अप्रोच का नेम भी दे सकते हैं और 2 स्टेप अप्रोच भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट अपॉइंटमेंट और सेकंड अपॉइंटमेंट। सो इनडायरेक्ट पल्स कैपिंग कैन बी परफॉर्म्ड एज अ सिंगल स्टेप एंड 2 स्टेप अप्रोच। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो है फर्स्ट अपॉइंटमेंट। हमारे पास सिंगल स्टेप के बारे में पढ़ते हैं कि सिंगल स्टेप में हमने क्या करना है। तो सबसे पहले हमने स्टेप वाइज एग्जीबिशन करनी है, एग्जीबिशन टेक्निक हमने परफॉर्म करना है। स्टेप्स वाइज एग्जीबिशन टेक्निक में हमारे पास ये है कि हमने एग्जीवेटर उठाना है। हमारे पास स्पून एग्जीवेटर है, ठीक है। तो स्पून एग्जीवेटर से हमने जो कैरीज थी पहले उसको रिमूव करना है, क्योंकि हमारे पास उसके ऊपर कैरीज हमें नजर आई क्लिनिकल एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए हम स्टेप वाइज एग्जामिनेशन करेंगे। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम कैरीज को रिमूव कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट्स। यानी थोड़ी थोड़ी कैरीज हमने रिमूव करने हैं। इन 2 और मोर अपॉइंटमेंट्स में भी हम कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रिमूव द कैरीज इन अ सिंगल सेटिंग। ये जरूरी नहीं है कि आप इन कैरीज को एक ही टाइम पे या एक ही अपॉइंटमेंट में सारी रिमूव कर ले। आप इनको स्टेप वाइज टेक्निक पे भी रिमूव कर सकते हैं। डिपेंड करता है डेंटिस्ट पे कि वो इन कैरीज को किस तरह से रिमूव करता है। तो हमारे पास स्टेप्स क्या है। फर्स्ट वन, हमने पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देना है, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आगे जाकर हमने बर्ड हैंड पीस ये वगैरह यूज करना है, तो ऐसे ना हो कि पेशेंट को कहीं पे पेन हो जाए। दूसरी बात, अगर हमारे पास पल्प एक्सपोज हो गया तो उसकी वजह से भी पेशेंट को डायरेक्ट पेन के स्टिमुलस फील हो सकते हैं। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने पेशेंट को एनेस्थेटाइज करना है। सो फर्स्ट इट इज एसेंशियल टू यूज लोकल एनेस्थीसिया। हम लोकल एनेस्थीसिया यूज करेंगे। लोकल एनेस्थीसिया यूज करने के बाद हमने पेशेंट के लिए रबर डैम डालना है। रबर डैम हम क्यों यूज करते हैं? फॉर द आइसोलेशन पर्पस, क्योंकि हमने अपनी फील्ड को आइसोलेट करना है, क्लीन रखना है और ड्राई रखना है। सेकंड स्टेप हमारे पास है कि द कैविटी आउटलाइन इज एस्टैब्लिश यूजिंग अ हाई स्पीड एयर टर्बाइन हैंड पीस। अब हमने हाई स्पीड का एयर टर्बाइन हैंड पीस उतारना है, उसके ऊपर बर डाल देना है और हमने उससे कैविटी की आउटलाइन बनानी है। तो जो हमारे पास हाई हैंड पीस होगा हाई स्पीड वाला, तो उससे हमने कैविटी की आउटलाइन बना लेने हैं। कैविटी की आउटलाइन का आप लोगों को पता है कि हम कैविटी की आउटलाइन किस तरह से बनाएंगे, पिछले सेमेस्टर में हम ये पढ़ चुके हैं। फिर थर्ड वन हमारे पास जो स्टेप है वो ये है कि अब हमने हाई स्पीड हैंड पीस रख देना है, स्लो स्पीड हैंड पीस उठाना है और उसमें जो हमारे पास बर हमने यूज करना है वो हमने राउंड बर्स यूज करने हैं। राउंड बर्स हमारे पास 6 नंबर बर और 8 नंबर बर हम यूज कर सकते हैं। अब इस लूज हैंड पीस से हमने जो सारी सुपरफिशियल डेब्रिस है, जो सुपरफिशियल कैरीज है, उस डेब्रिसेस है, तो उस सबको आपने रिमूव कर देना है इस लो स्पीड हैंड पीस से। फिर हमने जो मेजोरिटी ऑफ सारा जो सॉफ्ट इन्फेक्टेड डेंटिन था, जो केरियस डेंटिन था, ठीक है, और जो हमारे पास डेब्रिस था, इन सबको आपने इसी हैंडपीस से रिमूव कर देना है। तो डेब्रिस को भी रिमूव कर देना है और जो सारा आपके पास इन्फेक्टेड डेंटिन है आपने उसको भी रिमूव कर देना है, लेकिन आपने पल्प को एक्सपोज नहीं करना। सो विदाउट एक्सपोजिंग द पल्प,
फिर हमने क्या कर देना है, इसको स्टॉप कर देना है, अपने हैंड पीस को वहाँ पे हमने सारा डेब्रिस रिमूव कर दिया है। तो अब हमारे पास जहाँ पे आपके पास आपका जो साउंड डेंटिंग फील हो, टूथ पे आपको साउंड डेंटिंग फील हो और जो आपने सारी केस थी वो रिमूव कर दी है, तो वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। यानी आपको एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस टाइप फील होगा टूथ की तरफ से, तो इट मीन्स कि अब आप यहाँ पे स्टॉप हो जाए। फिर हमारे पास जो सारी पेरिफेरल कैरीज हैं, उन पेरिफेरल कैरीज को रिमूव करने के लिए हमने एक्सिवेटर यूज करना है। ठीक है, इट मीन्स कि अब हमने हैंडपीस की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अब अगर आगे जाकर भी हम हैंडपीस यूज करेंगे तो उससे हमारे पास जो साउंड डेंटिन थोड़ा सा रह चुका है वो भी रिमूव हो सकता है, प्लस हमारे पास ये खतरा है कि पल्प भी एक्सपोज हो सकता है। तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए हमने मैनुअली जो है एक्सिवेटर उठाना है। ठीक है, इससे हमने पेरिफेरल कैरीज को रिमूव कर देना है। एक्सिवेटर हमारे पास स्पून शेप एक्सिवेटर होगा जिसको हम यूज करेंगे। जब हम इस एक्सिवेटर को यूज कर लेंगे, हमने कैविटी पेरिफेरल कैविटीज के साथ साथ जो हमारे पास यहाँ पे पेरिफेरल कैरीज थी, जो साइड वाइज कैरीज थी, उसको रिमूव करने के साथ जो फ्लोर पर कैविटीज है उनको भी रिमूव कर देना है। कैविटी फ्लोर को चेक कर देना है, अगर कोई डेब्रिस है तो उसको भी रिमूव कर देना है। अब आपने ये सारे स्लो हैंड पीस, हाई हैंड पीस और आपने जो एक्टिवेटर्स है वो भी यूज कर दिया है। अब इस कैविटी हमारे पास बन गई। अब इस कैविटी को हमने वॉश आउट करना है। तो वॉशिंग के लिए हमने इसको सेलाइन से वॉश आउट कर देना है। फिर हमने इसको ड्राई कर देना है। किस चीज से? कॉटन पैलेट से हम ड्राई कर लेंगे। ठीक है, जब हमने इसको कर लिया है तो जो हमारे पास एक्सपोजर साइट है, जो हमारे पास जो एरिया है, हमने उस एरिया को कवर कर देना है। किस चीज से कवर करना है? हमने स्टार्ट में डेफिनेशन में कहा था कि हमारे पास बायोकम्पैटिबल मटेरियल हम यूज करेंगे, तो वो बायोकम्पैटिबल मटेरियल हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो एक्सपोजर साइट को हमने कवर कर देना है विद द कमर्शियल हार्ड सेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है विद द नेम ऑफ डाइकॉल, कॉल्क, मिल्टफॉर्ड। ठीक है, इसके नेम से हमारे पास अवेलेबल है। ज्यादातर हम डाइकॉल के नेम वाले यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उस एरिया को हमने कवर कर देना है, सील कर देना है। उसके ऊपर हम एक बेस भी लगा सकते हैं जो एरिया हमने कवर कर दिया है। ठीक है, सीलिंग के बाद वेट मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बना देती हूँ। ये आपके पास टूथ है, कैविटी बन गई है। ठीक है, ये आपके पास डेंटिन और एनिमल भी आ गए हैं। पल्प कहाँ पे है? पल्प आपके पास यहाँ पे है, विदाउट एक्सपोजिंग द पल्प। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डाल देना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। अब इसके ऊपर हमने बेस डाल देना है और इसके ऊपर हमने यहाँ पे रेस्टोरेटिव मटेरियल डाल देना है। तब हमारे पास ये इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग हो गई कंप्लीट। सो जब भी हम इसको कवर कर लेंगे, सील कर लेंगे, उसके ऊपर ये हमारे पास अब बेस हमने डालना है। बेस हमारे पास कौन सा होगा? वो हमारे पास होगा जिंक ऑक्साइड इथेनॉल प्रिपरेशन का बेस होगा। जब भी हम कैरिज को रिमूव करेंगे तो वहां पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट जरूर डाल लेना है। ठीक है, और उसके ऊपर हमने, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने हमारे पास इस एरिया को सील कर दिया है, उसके ऊपर एक बेस आ गई है और बेस के ऊपर आपका रेस्टोरेटिव मटेरियल आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास वो कैविटी जो है वो सारी बंद हो जाएगी। जब आप इसको पूरा सील कर देंगे तो आपने अप टू 6 to 8 वीक्स के लिए इसको नहीं छेड़ना। सो डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। कब तक इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे? 6 to 8 वीक्स के लिए। ठीक है, so the seal cavity shouldn't disturb for 6 to 8 weeks। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में हमारे पास ये सारी चीजें हो जाएंगी। हमारे पास अब अगर हम चाहते हैं कि हम पेशेंट की सेकेंड अपॉइंटमेंट भी रखें, तो सेकेंड अपॉइंटमेंट के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास डाइकॉल के नेम से अवेलेबल होगा। आपने उसको मिक्स करके सही से बना देना है मिक्सचर को, फिर आपने वहां पे उसको कवर कर देना है सील। और ये आपके पास स्पून एक्सिवेटर है, स्पून शेप एक्सिवेटर, जिससे आपने अपनी सारी कैरीज को रिमूव करना है, जिसका स्टार्ट में हमने कहा था कि हम स्टेप वाइज एक्सिवेशन भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है सेकेंड अपॉइंटमेंट। सेकेंड अपॉइंटमेंट में हमने क्या करना है? हमारे पास बिटवीन द टू अपॉइंटमेंट हिस्ट्री शुड बी नेगेटिव एंड रिस्टोरेशन इंटैक्ट। अगर आप सेकेंड अपॉइंटमेंट रखना चाहते हैं, यानी उस टाइम पे आप रिस्टोरेशन नहीं रख रहे,
फर्स्ट अपॉइंटमेंट में हमने कैविटी को जस्ट सील किया, हमने अभी उसके ऊपर रिस्टोरेशन प्लेस नहीं की। अगर आप एक ही अपॉइंटमेंट में सब कुछ मतलब सील कर देना चाहिए, बिल्कुल एक ही अपॉइंटमेंट में आप सारी बात खत्म कर रहे हैं, तो वहीं पे आप रिस्टोरेशन भी रख देंगे। लेकिन अगर आपने सेकेंड अपॉइंटमेंट रखनी है, आपने सिंगल स्टेप के बजाय 2 स्टेप का प्रोसेस करना है, तो सेकेंड स्टेप के लिए आपने वहां पे रिस्टोरेशन नहीं रखनी। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हम जस्ट कैविटी को सील कर देंगे फॉर 6 to 8 वीक्स के लिए। यहाँ पे अभी रिस्टोरेशन हमने प्लेस नहीं की, बिकॉज हम पेशेंट को सेकेंड अपॉइंटमेंट के लिए भी उसको भी फिर से आएगा हमारे लिए सेकेंड अपॉइंटमेंट के लिए। सो बिटवीन द सेकेंड अपॉइंटमेंट द हिस्ट्री शुड बी नेगेटिव, हिस्ट्री नेगेटिव होनी चाहिए, यानी दोबारा से पेशेंट को सेम हिस्ट्री ना हो। सेम हिस्ट्री कौन सी थी कि उसको टॉलरेबल और डल पेन अब सेकेंड अपॉइंटमेंट में फील ना हो, तो अब पेशेंट को यहाँ पे पेन नहीं होगा। जो आपने उसके लिए वहां पे इंटरमीडिएट रिस्टोरेशन रखी थी, यानी जो कैविटी को आपने फॉर द टाइम बीइंग के लिए सील कर दिया था, वो भी आपके पास इंटैक्ट है, क्योंकि आपने 6 to 8 वीक्स के लिए उसको डिस्टर्ब नहीं करना था। तो वो जो आपने वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा था, उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड इथेनॉल भी रखा था, तो वो आपके लिए इंटैक्ट रहेगा। उसकी बात यहाँ पे हो रही है कि द इंटरमीडिएटली रिस्टोरेशन शुड बी इंटैक्ट। इसके बाद हमने पेशेंट की बाइटरिंग रेडियोग्राफ लेनी है। रेडियोग्राफ हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम जिस उसको ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो अभी सही शेप पे है कि नहीं, कि दोबारा से वहाँ पे कोई कैरी या कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। इसलिए हम सेकेंड अपॉइंटमेंट में रेडियोग्राफ भी लेंगे। इसके बाद हमें पेशेंट को फिर से लोकल एनेस्थीसिया देना है, आइसोलेशन भी कर देनी है विद द रबर डैम। फिर हमारे पास जो सारा टेम्पररी फिलिंग मटेरियल जो हमने डाली थी, वो सारे हमने रिमूव कर देना है। तो टेम्पररी फिलिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुड बी रिमूव, जो आपने पहले डाल दिया था। जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ड्रेसिंग थी ओवर द पल्प होम्स, इट शुड बी रिमूव्ड केयरफुली, हम इसको केयरफुली रिमूव कर देंगे। फिर हमारे पास है कि जो हमारे पास प्रीवियस रिमेनिंग सॉफ्ट डीप ब्राउनिश रेड कलर जो अफेक्टेड डेंटिन था, इट विल चेंज जो हमारे पास इफेक्टेड डेंटिन था। अब यहाँ पे आप लोगों को इस टर्म की समझ आएगी कि मैं अफेक्टेड डेंटिन की बात कर रही हूँ। जो अफेक्टेड डेंटिन था वो चेंज हो गया है। वो किस चीज में चेंज हो गया? उसका कलर चेंज हो गया, लाइटर ब्राउनिश ग्रे कलर एंड हार्ड इन नेचर हो गया था। पहले सॉफ्ट था, तो सॉफ्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया है हार्ड में। जो डीप ब्राउनिश कलर था, रेड कलर था, वो हमारे पास लाइटर ब्राउनिश ग्रे कलर में आ गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास डेंटिन में चेंजेस आ गई है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे है वो है कि हमारा डेंटिन जो है वो हार्डर इन नेचर हो चुका है। इसके बाद हमने कैविटी प्रिपरेशन को वॉश आउट कर देना है, क्योंकि हमने सारा टेम्पररी फिलिंग मटेरियल हटा दिया था। तो अगर कोई डेब्रिस वगैरह है तो आपने कैविटी को वॉश कर देना है और उसको ड्राई कर देना है। फिर हमारे पास जो इंटायर फ्लोर है उसको हम कवर कर देंगे दोबारा से। जो हमारे पास कैविटी का फ्लोर था उसको हम कवर कर देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन मटेरियल से कवर कर देंगे। फिर हमारे पास इसके बाद हम देखेंगे कि कोई क्लिनिकल और रेडियोग्राफिकल फाइंडिंग्स है कि नहीं, हमारा रिस्टोरेशन जो है वो फाइनल रिस्टोरेशन सही से प्लेस है कि नहीं। ठीक है, हमने रेडियोग्राफ पे चेक कर देना है, क्लिनिकली चेक कर देना है और फाइनली हम अपना रिस्टोरेशन प्लेस कर देंगे। तो ये जो हमारे पास सारा 2 स्टेप का अप्रोच है, ये हम क्यों रिकमेंड करते हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ रीजंस हैं। So 2-step approach recommended for the following reasons. These following reasons are the first one to avoid the unintentional pulse exposure. हम सेकेंड अप्रोच या सेकेंड स्टेप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास पल्प एक्सपोजर ना हो। हम अनइंटेंशनल पल्प एक्सपोजर को जो है वो प्रिवेंट करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि अगर हमने सेकेंड स्टेप नहीं किया, फर्स्ट स्टेप में ही हमने सारी कैरीज को रिमूव कर दिया है और हमारे पास पल्प एक्सपोज हो गया, तो ये हमारे पास फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हम इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग नहीं कर सकेंगे। इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग हमारे पास प्रोसीजर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट पल्प कैपिंग में। इस वजह से हम इसको वहां पे स्टॉप कर देते हैं। हम फर्स्ट अपॉइंटमेंट में जो है कैरीज को रिमूव कर लेते हैं। हमारे पास जो डीप बिल्कुल या ब्राउनिश कलर कुछ ऐसे रह जाते हैं तो हम उसके ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सेकेंड अपॉइंटमेंट में देखें कि हमारा जो यहाँ का डेंटिन है वो हार्ड हो जाए। फिर हम सेकेंड अपॉइंटमेंट में दोबारा इस सारी ड्रेसिंग को रिमूव करके दोबारा से फ्रेश कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल डाल देंगे और फिर हम इसके ऊपर रिस्टोरेशन डाल देंगे। सो अनइंटेंशनल पल्पल एक्सपोजर से प्रिवेंट करने के लिए हम सेकेंड स्टेप या 2 स्टेप अप्रोच की तरफ चले जाते हैं। दूसरी रीजन ये है कि डेंटिस्ट गेन एक्सेस टू एंड इंफॉर्मेशन ऑफ चेंजेस इन कैरीज। अब हमने जब फर्स्ट स्टेप किया, हमने टाइम दिया, हमने फिर 2 स्टेप अप्रोच में ये भी देखा
कि टू स्टेप अप्रोच हमें ये इन्फॉर्मेशन भी दे देता है कि क्या कोई चेंज आया है कि नहीं आया डेंटिन में, प्लस कैरीज का भी हमें पता चल जाता है और टूथ के बारे में भी हमें पता चल जाता है. So by the kiss who are dentist को, so the dentist get a chance to assess the reaction of the tooth, कि टूथ की रिएक्शन का भी पता चल जाता है, as well as we gain the information of the changes in caries activities, की कैरीज की एक्टिविटी में कोई चेंज आया है कि नहीं आया. अगर चेंज आया है, कैरीज प्रोग्रेस कर गई है, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं सेकंड स्टेप में, क्योंकि ऑलरेडी हमने टेम्परेरी फिलिंग और सब कुछ टेम्परेरी किया हुआ था, तो हम सेकंड स्टेप में उन सारी कैरीज को रिमूव करके फाइनल डाल देते हैं. अगर हमें पता नहीं चला और हमने यहाँ इसको फर्स्ट स्टेप में ही इस प्रोसीजर को खत्म कर दिया इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग को, और हमारे पास फिर से कैरीज आ गई, तो ये आगे जाकर हमारे पास और भी सीवियर प्रॉब्लम कॉज कर सकता है. फिर हमारे पास उस परमानेंट फिलिंग को रिमूव करना, फिर दोबारा से उसको खोलना, जिसकी वजह से पल्प फिर से एक्सपोज हो सकता है, तो वो फिर और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और टूथ को भी डिटोरिएट कर देता है. इस वजह से हम टू स्टेप की तरफ चले जाते हैं. तीसरा फायदा हमें टू स्टेप अप्रोच क्या दे रहा है कि जो हमारे पास स्लो प्रोग्रेशन लीजन्स है वो भी रिमूव हो जाती हैं. सो द टू स्टेप अपॉइंटमेंट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिमूव द स्लोली प्रोग्रेसिव लीजन्स इन स्लाइटली इन्फेक्टेड डिसकलर और डिमिनरलाइज्ड डेंटिन बिफोर द प्लेसमेंट ऑफ फाइनल रिस्टोरेशन. सो फाइनल रिस्टोरेशन के प्लेसमेंट से पहले हमारे पास जो कैरीज थी, जो डिसकलर थी, जिसने इन्फेक्ट किया था, जो डेंटिन को डिमिनरलाइज कर रही थी, उन सबको हमने रिमूव कर दिया. रिमूव तब करेंगे अगर हमारे पास कैरीज में, हमने यहाँ पे कहा ना कि हमारे पास चेंजेस इन कैरीज आ जाती है, हमें उसके बारे में पता चल जाता है. अगर चेंजेस आई हैं, अगर कैरीज आई हैं, तो टू स्टेप हमें ये फायदा दे रहा है कि हम उन कैरीज को रिमूव कर दें और हमारे पास उनकी प्रोग्रेशन जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाए. फाइनल एग्जीबिशन ऑफ कैरीज इज सेफर. फिर हमारे पास टू स्टेप अप्रोच में अगर हम एग्जीबिशन दोबारा से कर रहे हैं, फाइनल एग्जीबिशन वो सेफर होगी. क्यों सेफर होगी? क्योंकि यहाँ पे अब आपका डेंटिन जो है वो हार्ड हो चुका है. पहले डेंटिन सॉफ्ट था, अगर रिमूव करते तो पल्प एक्सपोज होता. इस वजह से हमने टू स्टेप में फाइनल एग्जीबिशन अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो सेफर है हमारे पास. प्लस इट इज इजियर टू रिमूव ड्राइड कैरियस डेंटिन. जो हमारे पास ड्राइड कैरियस डेंटिन है वो अभी हमारे पास यहाँ पे इजी है कि हम रिमूव कर दें. सो टू स्टेप अप्रोच हमें ये फायदे दे सकता है. इस वजह से हम टू स्टेप अप्रोच की तरफ भी चले जाते हैं. एक तो कैरीज का पता चल जाता है, पल्प एक्सपोज होने से बच जाता है, और हमारे लिए कैरीज अगर है प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करना भी इजी है टू स्टेप में, क्योंकि अब डेंटिन हार्ड हो चुका है. क्योंकि पहले आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा था, जिसकी वजह से हमारा सॉफ्ट डेंटिन जो है वो हार्ड डेंटिन में कन्वर्ट हो चुका है. देन हमारे पास आ जाती है ट्रीटमेंट आउटकम. अब इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग हमारे पास क्या आउटकम देते हैं, तो ये हमारे पास द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिटरमाइन करता है which gives the success of the indirect pulp capping देता है. The first one is the remaining dentine thickness. हमारे पास जो हमने बीच का डेंटिन इसमें छोड़ा हुआ था, इनेमल था, डेंटिन और पल्प, अगर कैरीज थी और यहाँ तक थी, ठीक है, तो इस प्रोसीजर में जो हमारे पास बीच का जो डेंटिन था इसको हमने छोड़ दिया है. ये सो रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस हमारे पास क्या हो गई, प्रिजर्व हो गई. हमारे पास डेंटिन थिकनेस को हमने प्रिजर्व रखा, वो इसलिए प्रिजर्व रखा ताकि हमारे पास पल्प एक्सपोजर भी डायरेक्ट ना हो और हमारा डेंटिन जो है वो भी प्रिजर्व रहे. तो पहला तो ट्रीटमेंट आउटकम हमारे पास ये है कि हमें डेंटिन थिकनेस को प्रिजर्व रख लेता है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द रिमेनिंग डेंटिन प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोर ऑफ द कैविटी एंड द पल्प स्पेस. ये आपके पास आया फ्लोर ऑफ द कैविटी एंड दिस इज योर पल्प. तो इन दोनों के बीच का जो डेंटिन है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कुछ स्टडीज ने हमारे पास शो किया हुआ है कि जो रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस है वो हमारे पास 2.0 से 0.5 mm तक अच्छी है. 2.0 से 0.5 mm तक हमें गुड प्रोग्नोसिस देती है. सॉरी फॉर दिस कि यहाँ पे मैंने ये रॉन्ग लिखा है. दिस इज द 0.5 mm है, ठीक है. सो डेंटिन थिकनेस जो है वो 0.5 से 2.0 mm तक जो है वो हमें गुड प्रोग्नोसिस देता है. एज द सिक्रीशन ऑफ रिएक्शनरी डेंटिन इज मोर इन सच केसेस. अगर आपके पास डेंटिन थिकनेस यानी बीच का जो डेंटिन है वो 2.0 से 0.5 तक रहा तो ये आपको गुड प्रोग्नोसिस देता है. क्यों गुड प्रोग्नोसिस देता है? क्योंकि ये हमारे पास रिएक्शनरी डेंटिन की सिक्रीशन कर देता है. तब हमारे पास यहाँ पे टर्शियरी डेंटिन की फॉर्मेशन हो जाती है.
अगर हमारे पास हमारे पास रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस 0.5 से 0.25 mm तक रहा, 0.25 से 0.5 mm तक, यानी अगर हमारे पास बीच का डेंटिन जो है वो इतना कम रहा, 0.5 टू 0.25 mm तक रहा, तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्शियरी डेंटिन की फॉर्मेशन थी वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी फॉर्मेशन फिर नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज आपके पास डेंटिन कम है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास ओडोंटोब्लास्टिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इस केस में हमारे पास प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर रहेगी, और इस केस में हमारे पास प्रोग्नोसिस जो है वो गुड रहेगी, क्योंकि यहाँ पे डेंटिन ज्यादा है। So rate of the reparative dentine deposition has been shown to average 1.4 micrometer per day after cavity preparation in dentine of human teeth. Human teeth में जो हमारे पास डेंटिन है, रेपरेटिव डेंटिन का जो रेट है, जब कैविटी हम फॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद 1.4 माइक्रोमीटर पर डे जो है वो हमारे पास रेपरेटिव डेंटिन की सिक्रीशन होती रहती है। तो ये रेपरेटिव डेंटिन फॉर्मेशन जो है, अगर ये हमारे पास डिक्रीज हुआ, ठीक है, अगर ये हमारे पास डिक्रीज हुआ तो ये हमारे पास फिर रेपरेटिव डेंटिन की फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इसका एवरेज वेट जो है वो हमारे पास 1.4 माइक्रोमीटर है, जो कि आफ्टर 48 डेज जो है ये हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही हम कैविटी फॉर्म कर लेते हैं, हमारे पास रेपरेटिव डेंटिन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर 48 डेज जो है हमारे पास रेपरेटिव डेंटिन फॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। स्टार्ट वाले मंथ में हमारे पास जो डेंटिन है इसकी फॉर्मेशन ज्यादा होती रहती है। जैसे ही हमारे पास डेज 48 डेज तक पहुंचते हैं, यानी हमारे पास सेकंड मंथ आता है, तो फिर हमारे पास डेंटिन की लेंथ जो है वो स्टॉप होती रहती है और इसकी एक्टिविटी जो है वो भी डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड वन जो है वो हमारे पास, अच्छा, डेंटिन फॉर्मेशन जो है इट शुड बी लॉन्गर ट्रीटमेंट, डेंटिन फॉर्मेशन अकर्स विद लॉन्गर ट्रीटमेंट times and greater dentine formation is observed in primary teeth than in permanent teeth। एक और हमारे पास नॉलेज में फुल पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे पास डेंटिन है ये प्राइमरी टीथ में इसकी फॉर्मेशन ज्यादा अकर होती है देन परमानेंट टीथ। सेकेंड वन आउटकम हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास है चॉइस ऑफ इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग एजेंट, कि आपने इस इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में कौन सा एजेंट यूज किया था, आपका चॉइस ऑफ एजेंट क्या था। तो इस प्रोसीजर में तो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास ज्यादा जरूरी भी है। प्रैक्टिकली हमारे पास जो सारे बैक्टीरिया हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं अंडर द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्रेसिंग, इसलिए हम कैल्शियम डाइऑक्साइड की जो है वो सीलिंग दे देते हैं डीप केरियस लेजेंस में, ताकि जो हमारे पास सारे बैक्टीरिया हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका हमारे पास एक अच्छा रिकॉर्ड है, एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में ये हमारे पास ज्यादातर यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसकी हाई एल्कलाइनिटी है, ये मीन्स कि ये हमारे पास एल्कलाइन इन नेचर है, और इसकी एबिलिटी ये है कि ये एक डेंटिनल बैरियर या डेंटिनल ब्रिज की फॉर्मेशन कर लेता है। अब डेंटिनल बैरियर और डेंटिनल ब्रिज क्या है? तो यहाँ पे जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने यहाँ पे क्या किया, ये एक बैरियर बनाया ना, एक ब्रिज बनाया, ताकि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया कुछ रह चुका है या जो भी चीज है वो पल्प की तरफ दोबारा नहीं आएगी ड्यू टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास जो चॉइस ऑफ द मटेरियल है फॉर इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग वो हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास इसलिए भी है क्योंकि ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय भी करता है, प्लस ये हमारे पास एल्कलाइन इन नेचर है, एल्कलाइन है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं। हमारे पास इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग खत्म हो गया है, जो कि हमारे पास सिंगल स्टेप और 2 स्टेप प्रोसीजर में था। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो हमारे पास होगा डायरेक्ट पल्प कैपिंग, कि हम डायरेक्ट पल्प कैपिंग कैसे करते हैं। आई होप सो कि आप सबको समझ आ चुका होगा। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।